नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा, सतपुली झील का शिलान्यास सहित विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर नहीं रुक रहा विरोध, उत्तराखंड में कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुतला जलाकर की नारेबाजी। दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास में रुक सकेंगे आमजन, सीएम धामी ने रिजर्वेशन के शासनादेश में संशोधन के दिए निर्देश, भाजपा नेताओं ने किया फैसले का स्वागत। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लिए जारी की 15 गारंटियां, कहा अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। देहरादून में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का हुआ समापन, 54 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, उत्तराखंड में करीब 1,500 करोड़ के निवेश की संभावना, किए एमओयू साइन। और अब खबरें विस्तार से। जनपद पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में बहुप्रतीक्षित झील के निर्माण कार्य सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी नयार नदी के तट पर स्थित सतपुली झील के निर्माण कार्य के लिए सिंचाई खंड श्रीनगर द्वारा 56.34 करोड़ की योजना तैयार की गई है। सतपुली की यह बहुउद्देशीय झील होगी, जिसमें सिंचाई, पेयजल, नौका विहार, मत्स्य पालन के साथ साथ पर्यटन की गतिविधियों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। झील को 750 मीटर लंबा व करीब 82 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाएगा। योजना तैयार होने के बाद ओडल और ओडल सेण की पेयजल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जनपद पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में बहुप्रतीक्षित झील के निर्माण कार्य सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे सतपुली विधानसभा हो, चाहे लैंसडाउन विधानसभा हो, चाहे पौड़ी विधानसभा हो, श्रीनगर हो या यमकेश्वर हो, पूरे पौड़ी जनपद की सभी विधानसभा और पूरे जनपद के लिए विकास में कभी भी कोई बाधा नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, प्रदेश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार पलायन जैसी जो बृहत समस्या है, जो रोजगार के लिए आज हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को बाहर जाना पड़ता है, उसको जल्द से समाप्त करने की दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतरता से इस पर लगी हुई है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय उद्योगों में उनको सशक्त करने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही अनेक नई नीतियां भी राज्य के अंदर लागू करके आज निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए जितने स्टॉल आपने देखे, ये सारे स्टॉल लगे हैं। हमारी बहनें एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। सारे विभाग आज स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस उद्देश्य से आज दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती, होम स्टे, जिसके बारे में आरडी महाराज जी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए, नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक, मंत्री के साथ ही आमजन मानस को रोकने के लिए सीएम का फैसला सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने की कोई दिक्कत आती है तो वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में रुक सकता है।
बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उत्तराखंड निवास जो दिल्ली में बना है बहुत ही ऐतिहासिक वहाँ पर निर्माण हुआ है और वहाँ विधायक मंत्रियों के अलावा अगर जनमानस को भी वहाँ रुकने के लिए, वहाँ पर उसे आवास देने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतर हुआ कि उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी काम से दिल्ली अगर जाता है और वहाँ उसे रहने की कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो उत्तराखंड निवास में अगर उसे स्थान प्राप्त होता है या मिलता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला हुआ जिसमें कि यहाँ के जाने वाले लोग भी वहाँ पर उत्तराखंड का जो हमारा वो भवन बना है, जो ऐतिहासिक भवन है, जो उत्तराखंड की धरोहर है, उसमें रह करके वो भी आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत ही बेहतर निर्णय लेने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सियासत गर्मा गई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी करी है और जो उन्होंने अपमान किया है, सभी लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इस बात का भी है कि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे चुप्पी साधे, कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान व्यक्तित्व थे जिसको हिंदुस्तान कभी उनके कार्य को कभी नहीं भुला सकता। और जिस संविधान और लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो बाबा साहब की देन है, तो इसलिए भी हमें गुस्सा है। और जो उन्होंने ये टिप्पणी करी है इसके लिए हिंदुस्तान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और साथ ही साथ नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रानीखेत रोड पर पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज भाजपा के नेता सत्ता के मद में चूर होकर पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और उसकी शपथ लेके जो गृह मंत्री बने हैं वो इस तरह के अमर्यादित बयान जो है दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, और उस पर जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में जो है गृह मंत्री का और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दिया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी निकाय स्तर पर क्षेत्र का विकास किए जाने का वादा करते हुए 15 गारंटियों के पर्चे जारी किए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, जिसके लिए मेयर, चेयरमैन सहित वार्ड मेंबरों के पदों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है। उसी के तहत आज पार्टी का कार्यालय भी खोला गया है। वहीं जिलाध्यक्ष हर्ष सिरोही ने कहा कि निकायों में विकास के मुद्दों को लेकर हम हर वार्डों में जाएंगे, जिसमें चिकित्सा को लेकर मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा को लेकर विद्यालय में सुधारीकरण किया जाएगा। ऐसे ही कई क्षेत्रों में स्वच्छता आदि विकास कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारी कर चुके हर्ष सिरोही जी, डीएस कोलिया जी और साथ में अब्दुल कादिर भाई पांडे जी, काफ़ी साथी हैं। यहाँ मैं नाम किस किस का लाऊं, काफ़ी साथी यहाँ तैयारी कर चुके हैं। इन्होंने आज ऑफिस यहाँ चुनाव को लड़ाने के लिए एक ऑफिस खोला है और बहुत जल्दी हम ये कह रहे हैं पैनल में नाम भेज रहे हैं आपकी नगर निगम के चेयरमैन, उसके लिए मेयर के लिए और प्रत्याशियों के लिए जो वार्ड का पार्षद होंगे उनके पैनल से भेज रहे हैं और इनकी बिल्कुल तैयारी है।
आज आम आदमी पार्टी हल्द्वानी में एक कार्यालय का उद्घाटन किया है आम आदमी पार्टी ने। और देखिए, जिस तरीके से निकाय के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम संगठनात्मक तरीके से मजबूत हैं और हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है और हम निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए रेडी हैं। अब इसी की तैयारी के लिए हमने एक कार्यालय का ओपनिंग की है। यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद है हमारे प्रदेश संगठन मंत्री DS कौटलिया जी, साथ में मौजूद है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कादिर जी, संगठन मंत्री जी मेरे साथ में है आपका पंकज कुमार जी। हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जिस तरीके से भी आया है आरक्षण का कि कहाँ कहाँ पर आरक्षित सीट होनी है, तो हम उसी के समीकरण बना रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करी है उसमें साफ नज़र आ रहा है। और दूसरी पार्टियों को हतोत्साहित करने के लिए, उनकी तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। और जिस तरह से, और खुद बीजेपी ने तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाराज़ हैं, जिनकी तैयारियां थी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रखी थी और इन्होंने जो है उनको बिल्कुल सड़क पे छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस बीजेपी से हमारे संपर्क में हैं जो वहाँ से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने अगर ये सब धोखेबाजी हमारे साथ करी है तो इसका मतलब है अब तो हम पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। उत्तराखंड नगर निकाय के चुनावों को लेकर बीजेपी द्वारा प्रत्येक पालिका के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, विधायक, संगठन पदाधिकारी और संभावित दावेदारों से राय मशवरा कर रहे हैं। भाजपा निकाय चुनाव में आंतरिक सर्वे जिले के संगठन और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट का आवंटन करेगी। 3 रिपोर्ट के आधार पर सभी सीटों के लिए 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार होगा, जिनमें से प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता 25 या 26 दिसंबर को लागू हो सकती है। बुधवार को मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद और 13 सभासद के लिए भाजपा द्वारा नामित पर्यवेक्षक राज्य मंत्री सुरेश भट्ट है, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता और भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल मसूरी पहुंचे और भाजपा के सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ ही राय मशवरा किया और सभी से एकजुट होकर भाजपा को मसूरी नगर पालिका की सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी। अभी सरकार की ओर से जो स्थानीय निकाय के लिए नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायतों के लिए जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी जो आगे चुनाव लड़ने के लिए जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेने के लिए और एक तरह से कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए कि कार्यकर्ताओं का मत क्या है, उसके लिए हर क्षेत्र में 3 कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक बना करके भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कहना चाहूँगा, आज जो ये निकाय चुनाव है उसके निमित्त जो है नगर पालिका मसूरी में आज हम 3 पर्यवेक्षकों के रूप में हमारे जो राज्य मंत्री भी हैं, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेश भट्ट जी हैं और साथ साथ अपने बहुत ही सम्मानित पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया आदरणीय संजय गुप्ता जी। मैं खुद तीनों लोगों ने बैठ के मोर देन 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आज उनके विचार जाने और बहुत सारे लोग जो भी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दावेदारी करना उसका अधिकार है। तो उसमें बहुत सारी बहनें ने अपने दावेदारी भी की है और लोग भी आए हैं जिन्होंने विभिन्न नामों पे चर्चा की है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो गया है। इस आयोजन में 54 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस आयोजन से करीब प्रदेश में 1,500 करोड़ के निवेश आने की संभावना है। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहां पर निवेश के लिए MOU साइन किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उत्पादन जो वो बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने उत्तराखंड में निवेश की अपनी इच्छा जाहिर की है। साथ ही यहां की आयुष नीति की भी सराहना की है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन अभी हाल ही में देहरादून में आयोजित हुआ है
उसके उपरांत जो 54 देशों के प्रतिनिधि जो इसमें प्रतिभाग किया था उनके द्वारा विभिन्न जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में एमओयूज किया गया है। लगभग 1,500 करोड़ के जो है एमओयूज उनमें आपस में हुए हैं और उसके बाद में मोर देन 300 से अधिक बैठकें बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी आपस में हुई हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें उन लोगों के द्वारा जो है उत्तराखंड में निवेश को लेकर भी उसमें काफी संभावनाएं खबरों की तरफ मंगलोर की लिब्बरहिड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पूर्व की चेयरमैन रेणु रानी को दोबारा से नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद ने कहा कि अभी चुनाव में कुछ समय था, जिसे लेकर उन्होंने सीएम से बात कर दोबारा उन्हीं लोगों को चेयरमैन का पद सौंपा है जो पहले से ही इस पद पर बने हुए थे। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार ने उन्हें एक बार फिर से मौका देकर किसानों की सेवा करने का मौका दिया। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि गन्ने का सीजन फिलहाल चल रहा है और 1 महीना पहले कार्यकाल पूरा हो गया था 5 वर्ष का पूरे प्रदेश में जो गन्ना समितियों के अध्यक्ष हैं। तो 1 महीने में बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। तो उसी में हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पीड़ा का पता था। तो उनकी पहल पे पूरे राज्य में ये पहल हुई है, मतलब उनकी पहल पे काम किया गया है। तो अब चूंकि सीजन चल रहा है, तो जब जनप्रतिनिधि बैठता है तो जनप्रतिनिधि को समस्याओं का पता भी रहता है। तो इसलिए वो, क्योंकि अधिकारी तो डीसीओ के पास चार्ज था, 3 समितियों का चार्ज उनके पास था, हरिद्वार बैठते थे, तो इसलिए उन्होंने किया है और मैं निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासन नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब सरकार ने ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम बल के उप महानिरीक्षक डीवी सोनार ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। उप महानिरीक्षक डीवी सोनार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीआईजी ने एसएसवी की उपलब्धियां बताई और बल की अभूतपूर्व सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों, कार्मिकों व उनके परिजनों को 61वें स्थापना दिवस की बधाई, शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। उप महानिरीक्षक ने अमित कुमार महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत की सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर और सीमांत मुख्यालय के 3 कार्मिकों को महानिदेशक रजत पदक मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। हमारे 61st एनिवर्सरी डे मनाना है एसएसबी के। ये सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में तैनात है। नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और 2004 से भूटान बॉर्डर में हम तैनात है। यहाँ पर हमने लोगों को सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली तस्करी, इस गतिविधियों को रोकना हमारा मेन कर्तव्य है। एसएसबी चाइनीज़ एग्रेशन के बाद 1962 के बाद जो एक मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन्होंने एक नया फोर्स का क्रिएट करने का सोचा। तो 1963 में एसएसबी को सशस्त्र सीमा बल जो आज की डेट में जो नाम है उनका एक स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम पर एसएसबी को गठित किया गया। उनका मेन कर्तव्य था कि बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना।
पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व, परिवहन, आबकारी, पूर्ति आदि विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों को लेकर के समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तहसील स्तर पर लंबित विभिन्न वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को राजस्व वसूली में इजाफा करते हुए वसूली 50% तक हो, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही राजस्व वसूली में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।